आते हैं भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और मैं ऊपर आपको ये बात बता चुका था। पार्ट 3 में डिफाइंड है व्हाट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स, और ये दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज सोशल एंड अदर इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल, सॉरी सिविल एंड पॉलिटिकल। जो सोशल एंड इकोनॉमिक है, दुकान खोलनी है, इज दैट क्लियर, तो ये इकोनॉमिक में आ जाता है। आपको बीजेपी की मेंबरशिप चाहिए, या आसाराम बापू की तरह आप एक ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं, या बाबा राम रहीम बनना चाहते हैं, तो ये क्या है, सोशल। तो ये गवर्नमेंट इंपोज नहीं कर सकती, कोर्ट इंपोज नहीं कर सकता, इसके ऊपर कानून बनाया जा सकता है। तो ये आती हैं चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो 1 2 3 तीन डिफरेंसेस तो आपको यहीं पे समझ में आ गए। इज दैट क्लियर? चलिए आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ध्यान से सुनिएगा व्हाट दे से चिल्ड्रन। गाइडिंग प्रिंसिपल्स गवर्निंग स्टेट पॉलिसीज इन सोशल सेक्टर। अब यहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बच्चे यहां से स्टेट का मतलब क्या समझते हैं? स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश समझते हैं। सॉरी, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, वो भी कौन सी वाली? यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में आते हैं बच्चों। ये इकोनॉमिक और सोशल राइट्स के लिए बनाए गए हैं। इनके लिए आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, कचहरी जिसको बोलते हैं, वहां तो आप जा ही नहीं सकते, ना एफआर के लिए ना डीपीएसपी के लिए। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट ओनली फॉर एफआर, फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी के लिए आप नहीं जा सकते। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? चलिए, तो यहां पे बच्चों तीन आर्टिकल्स आपको मेन नजर आएंगे। आर्टिकल 37, 38 सब क्लॉज 1 एंड 38 सब क्लॉज 2। इतनी बात समझ में आ गई? कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं क्या, पहले ये समझ लें। राइट टू एन एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर सिटीजंस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, इसमें साफ साफ लिखा है मिनिमम वेजेस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कितनी होंगी। अगर यहां पे लिखा है कि मिनिमम वेजेस शुड बी 100 रुपी पर डे, और आपको कोई कह रहा है 2400 रुपए पर मंथ पे नौकरी करो, आप नौकरी कर लीजिए और उसके बाद केस कर दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि ये मेरे को सरकार ने जितना मिनिमम वेजेस बोला है उससे कम दे रहे हैं। हर 6 दिन की वर्किंग के बाद एक दिन का कम से कम रेस्ट हो, बट आपको तो 7 दिन काम कराया जा रहा है, और 7वें दिन का ओवर टाइम दिया जा रहा है, जो कि डबल ऑफ सैलरी है। आप स्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो राइट टू एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, राइट टू लिव में भी कॉल्ड एज अ फंडामेंटल राइट, बट आपको उतना पैसा मिले जितना आपसे काम कराया जा रहा है, तो ये इकोनॉमिक हो गया ना भाई। इज दैट क्लियर? तो इसके ऊपर हमने कानून बना दिया। खोपड़े में बात गई। अभी रिसेंटली कोविड में काफी लोगों की डेथ हो गई, तो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोला, भाई जितनी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में है जो लाइफ का और हेल्थ का इंश्योरेंस कर रही है, उनसे कहिए कि भाई कोविड एक ऐसी महामारी साबित हो चुका है जिससे प्रैक्टिकली बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना। तो हर इंश्योरेंस कंपनी, अगर कोई इंसान कोविड से मरता है, बीमार होता है, उसी प्रीमियम के पैसे में कोविड को भी कवर करना पड़ेगा। अब भैया सरकार ने नियम बना दिया, किसी की औकात है जो मना कर जाए? नो। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा पोंपो टीटी करेगी, उसका लाइसेंस कैंसिल। इंश्योरेंस कंपनी कही चलो कोई बात नहीं, कड़वा घूंटे पी जाते हैं करेले का जूस समझ के। कोविड खत्म हुआ बच्चों 2022 ऑनवर्ड्स, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरी जिस हेल्थ पॉलिसी पे 16,000 रुपए का प्रीमियम जाता था, उस पे 24,000 प्रीमियम जाने लग गया। 50% तक प्रीमियम बढ़ गया। क्यों? क्लेम दे दे के उन बेचारों का खजाना इंश्योरेंस कंपनीज का खाली हो चुका था, तो कहां से अब कमाए पैसा, और मजबूरी है, आपको ये काम करना ही करना है। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी भैया नहीं दे सकते, जय माता दी। आप सोचेंगे चलो दूसरी कंपनी की तरफ भागे, उन्होंने भी तो प्रीमियम बढ़ा दिया है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये है डीपीएसपी। समझ में आ गया? तो जिसके ऊपर कानून बनाए, जो सोशल और इकोनॉमिक हो, वो डीपीएसपी। जिसके लिए कानून की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है नियम, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपकी बैकिंग में है, गुंडागर्दी आप उनकी बेसिस पे कर रहे हो। और ये सिविल सॉरी, ये दो तरह के होते हैं, आपने ऑलरेडी यहां पे पढ़ा था, सिविल एंड पॉलिटिकल।
तो इनको आप फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में डालेंगे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड विमेन। मान लीजिए कि आपके स्कूल में मेल टीचर्स की सैलरी थोड़ी ज्यादा है, उसी पर्टिकुलर डे जिस दिन एक मेल टीचर ने जॉब ज्वाइन किया, एक फीमेल टीचर ने भी जॉब ज्वाइन किया, मेल टीचर को मिल रहा है इन हैंड 75,000 रुपए महीना, और फीमेल टीचर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उसको दिया जा रहा है सिर्फ 62,000 पर मंथ। और ये बोला जा रहा है भाई तुम्हारे तो हस्बैंड भी कमाते हैं, इसकी तो बेचारे की शादी नहीं है, घर में बूढ़ी माँ भी है, राजू रस्तोगी है ये। इज दैट क्लियर? तो क्या ये सही है बच्चों? नो, ये एकदम गलत है। तो इसके लिए फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि अगर इसको फंडामेंटल राइट बना दे तो पता है ये आंटी जी क्या बोलेंगी? ये आंटी जी कहेंगी भारत सरकार मेरे को बाकी का 13,000 देगी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर में ही। जिसका ठेका सरकार ले सकती है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया, और जहां पे सरकार को समझ में आ गया हमारी झेलने की औकात नहीं है, बेटा इसको डीपीएसपी बनाओ, तुम जानो, तुम्हारी सरकार जाने, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है उसके ऊपर कानून बनवा लो, हमसे लेना देना नहीं है। फंडामेंटल राइट इज क्लियर। पेंशन सुनाई पड़ा है? अगर इसको फंडामेंटल राइट बोल देते तो क्या गवर्नमेंट ने जो 2007 के बाद पेंशन का सिस्टम खत्म कर दिया, औकात थी सरकार की खत्म करने की? नो, तो ये डीपीएसपी में आता था। लिविंग सॉरी लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, ये क्या होता है सर? जो वर्कर्स काम कर रहे हैं टाइम टू टाइम महंगाई के हिसाब से उनकी वेजेस बढ़ाई जाएंगी। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये क्या होता है सर? इक्वल जस्टिस का मतलब चाहे मोदी जी कटघरे में आए या सौरभ सर चले आए, नियम सेम होगा। सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दी जानवर के ऊपर, मेनका गांधी जी चलिए केस करने, मोदी जी गाड़ी चला दें, हम भी गाड़ी चढ़ा दें, तो सलमान खान तो बच जाएंगे, हम और मोदी जी नहीं बच पाएंगे। केजरीवाल के बगल वाले बैरक में हम लोग बैठा दिया जाएगा। इक्वल जस्टिस। फ्री लीगल एड, अगर आपके पास वकील करने के पैसे नहीं है तो सरकार फ्री अरेंजमेंट भी वकील का आपके लिए करवा देगी। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, भाई सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट में विधान परिषद और विधानसभा, जहां बाई कैमरल है, यूनिकैमरल में सभा होती है, परिषद नहीं होती, वहां एमएलए होते हैं, एमएलसी नहीं होती, ये तो आप इलेक्शन से जानते होंगे। चीफ मिनिस्टर इज देयर, स्टेट के ऊपर गवर्नर भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इज दैट क्लियर? बट उसके नीचे कौन कंट्रोल करेगा? हर मोहल्ले में कॉर्पोरेटर होता है, मोहल्ला तो सिटी में होगा, अर्बन एरिया में होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा, गांव देहात का क्या होगा, रूरल एरिया का? वहां पे चलेगी म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और वो जहां पे काम करेगी उसको बोलेंगे पंचायत। वेब सीरीज ना समझ लेना, समझ में आ गया? प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर आपके स्कूल में टीचर्स के लिए स्टाफ रूम है, उस स्टाफ रूम में एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूं। उस स्टाफ रूम में एडिक्वेट एयर फ्लो होना चाहिए, एसी लगवाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। उस स्कूल में बच्चों और टीचर्स के लिए, सबके लिए, यहां क्योंकि नौकरी की बात हो रही है तो हम टीचर्स की बात करेंगे, पानी का स्वच्छ आदान प्रदान होना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूं। सर बोल तो सब आप रहे हैं, कह रहे मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? हमारे देश के कुछ कानून है बच्चों, जिनको कंसोलिडेट करके क्या बोला जाता है? लेबर लॉज, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, 20 कानून है इस तरह के। तो आपने देखा होगा आपके स्कूल में टीचर्स के स्टाफ रूम में एसी होगा, हो सकता है लेग मसाजर भी हो, इज दैट? अच्छा अभी नहीं आया, चलिए कुछ स्कूल में मैंने सुना है दिल्ली पब्लिक स्कूल वगैरह में वहां लेग मसाजर वगैरह भी है, टीचर को बेचारे बहुत चलना पड़ता है। कैंटीन होगी टीचर्स के लिए, बढ़िया अलग से चाय आती होगी, इट इज व्हाट? डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट हो गया ना? टीचर कहेगा हम कैफे कॉफी डे की कॉफी पीते हैं, हमारे लिए ताज से और मौर्या शेरेटन या मुगल शेरेटन से सैंडविच मंगवाया जाए, हमें पास्ता इन व्हाइट अरेबिटा सॉस ही चाहिए, तब हम क्लास में जाएंगे, और क्लास में जब हम पहुंचे जूस और सैंडविच सामने रखा हो। पोपड़े में बात गई? तो ये गलत है, और इसको फंडामेंटल राइट में भी डाला गया। कितने स्कूल अफोर्ड ही नहीं कर सकते सब चीजें, जो अफोर्ड कर सकते हैं भाई उन्होंने एसी वेसी भी लगवा दिया है। फाइन। व्हाट इज मैटरनिटी लीव? फीमेल्स के केस में दोज हु आर गोइंग टू गिव बर्थ टू चाइल्ड चिल्ड्रन 6 महीने की फुल पेड लीव उनको दी जाती है। सरकारी संस्थाओं में
2 इयर्स का CCL है, चाइल्ड केयर लीव, जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। तो मान लीजिए भाई अ वुमेन इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड एट अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो 7वें 8वें महीने से छुट्टी ले सकती है। बच्चा पैदा हो गया, 4 महीने और छुट्टी ले लो और उसके बाद नौकरी में आओ। और उसके बाद भी शॉर्ट लीव इज अलाउड कि भाई बच्चे की मान ली तबियत किसी वजह से खराब हो जाए या उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई वगैरह वगैरह, ये भी अलाउड है। तनख्वाह अगर काटे तो सरकार आपके इंस्टीट्यूशन को काट देगी हिंदुस्तान के मैप से। बट बच्चों मैं रियलिटी आपको बताऊं, काफी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिसेज हैं, जहां पे प्रेग्नेंट लेडीज को कहा जाता है नौकरी से निकल लो, ये अलाउड नहीं है। सर तो लेडी केस कर दे, वो अपना बच्चा संभाले, केस करे जाके, पता लग केस के उसका केस बन जाए। इज दैट क्लियर? तो बट काफी इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट में बहुत जगह 2 इयर्स की चाइल्ड केयर लीव है, जब तक आपका बच्चा 18 साल का हो नहीं जाता। एग्जाम टाइम है, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, आप नोटिस देकर 24 घंटे का बस नोटिस देना है, मैं कल से 15 दिन की लीव पे हूं बच्चों की केयर करने के लिए। ये सिर्फ विमेंस को मिलती है, मेल्स को नहीं मिलती। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, समझ में आ गया? मैं इसको कहूंगा पहले तो उसको फंडामेंटल राइट में डालो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब ये ना समझ लीजिएगा एक तरह की यूनिफॉर्म ऑफिस में पहन के जानी, ना भैया ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी चर्चा चल रही है हिंदुस्तान में एनआरसी वगैरह की। आप जब कहते हैं कि भाई सारे धर्म बराबर हैं, माइनॉरिटी किस बात की? जब आप कहते हैं जेंट्स और लेडीज, मेल्स और फीमेल कंधे से कंधा में लाग चलने, कैसे चलेंगे? सबकी हाइट अलग अलग है। अरे कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अगर इसको फंडामेंटल राइट में लाते उस जमाने के लोग, तो सरकार को ठेका लेना पड़ता सबका, सरकार के खर्चे बढ़ जाते। तो मेरे लॉ के टीचर ने मेरे को ये बताया था कि भैया जहां सरकार की औकात थी, फॉलो करवाना है, बना इसको फंडामेंटल राइट ताकि वोट मिलता रहे। और जहां सरकार के वोट तो मिलना नहीं है इस चीज से, जहां बाढ़ मरो अपना समझो, हमसे क्या मतलब, उसको क्या बना दिया? DPSP। एकदम टोटल चूरन छाप कॉन्सेप्ट है दोनों। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रिजर्वेशन सुना है बच्चों आप लोगों ने? अभी आपके पास नोट्स नहीं है, जब आ जाएंगे तो इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख के डेटा अपडेट कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि कल को मान लीजिए आप मूट कोर्ट की प्रैक्टिस करेंगे या आपका वाइवा एग्जाम होगा, तो सिर्फ गधे की तरह रट के चले गए, ठेंगा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि दुनिया का बेस्ट लॉयर लॉ पढ़ के लॉयर नहीं बना है, लॉ समझ के लॉयर बना है। अंडरस्टैंडिंग? सो रिजर्वेशन बच्चों DPSP में आए, अगर फंडामेंटल राइट में आते तो मायावती प्रधानमंत्री होती, मैं भी अपने नाम के आगे लिखवा लेता कोई सो कॉल्ड वो भाटी खाटी फाटी करके जात लगवा लेता ताकि सपोर्ट मिले। तो इनको जान पूछ के DPSP में रखा गया है कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट रिजर्वेशन को चेक करेगी। तो जैसे पहले क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर नहीं होता था, अब होने लग गया। मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स बिलोंग तो करते हैं शेड्यूल कास्ट को, बट इनकी 3 जनरेशन नई दिल्ली और मुंबई में शिफ्ट हो गई, गांव वगैरह बैकवर्ड एरिया से, और वो बहुत पैसा कमा रही है, इनके पास पैसे भी अब बहुत हो गए, तो ये है शेड्यूल कास्ट, बट ये नॉन क्रीमी लेयर में चले, सॉरी क्रीमी लेयर में चले जाएंगे, तो इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ड्यूटी टू रेज, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। आपने एक योजना सुनी होगी मोदी जी की, जहां राशन वो सस्ते में और फ्री में देते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सस्ते राशन की गल्ले की दुकान, बड़ी फटीचा टाइप की दुकानें होती हैं, आपके घर में मेड सर्वेंट्स वगैरह यहां से राशन लाती होंगी, 2 रुपए किलो में चीनी मिल जाएगी, बट वो चीनी वैसी नहीं होती जो हम आप खरीदते हैं, हम तो 40-50 रुपए किलो खरीदते हैं। तो जो राशन की दुकानें हैं वो इसके हिसाब से बनाई गई है। अब महाराष्ट्र को, और अगर आप बच्चों कंपेयर करें तेलंगाना के साथ, विच स्टेट इज वेरी रिच? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तेलंगाना के सामने, बट परसेंटेज ऑफ पीपल गरीब तेलंगाना में ज्यादा है, महाराष्ट्र में कंपेरेटिवली कम, क्योंकि भाई महाराष्ट्र में अर्निंग की जो कैपेबिलिटीज है वो ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोई भी इंसान महीने का 25,000 कमा सकता है, तेलंगाना में 10,000 कमाना भी बहुत बड़ी बात होगी। तो तेलंगाना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा बजट दे देगी, बट महाराष्ट्र से कहेगी आपके पास तो खुद ही इतना पैसा है, आपको हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। तो दोनों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। बट अगर बोला गया नहीं भाई कुछ समानता लाइए, सबको सपोर्ट करिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी, यूनियन गवर्नमेंट क्या बोलेगी? प्रभु हमारी औकात नहीं है, अपना नियम बना लो, जो पैसा चाहिए हमसे मांग लो, होगा तो हम देंगे, वरना अपने यहाँ कोई टैक्स वैक्स लगा के वसूल लेना। तो जैसे केजरीवाल जी मांगते रहते हैं सरकार से 3,000 करोड़ दे दो, 4,000 करोड़ दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये सब DPSP में इसीलिए लिखा गया है। हाँ
हाँ, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ का भी एक एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं आपको। अभी 3 साल पहले की बात है, हमारे बजट में 5 करोड़ लोगों को जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करते हैं, 5 लाख तक का इलाज फ्री है अंडर आयुष योजना। आयुष योजना के तहत इलाज फ्री है। दवा इंडिया जैसी दुकानें खोली गई हैं, सेम दवाई जो आपको ब्रांडेड 10 रुपए की टैबलेट मिलेगी, यहां शायद 40 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे की मिल जाएगी। तो ये चीज हमने ऑलरेडी लिखी थी। कॉन्स्टिट्यूशन सोचिए कब बना था, 50 में, और आज चल रहा है 2022-23। उनको पता था कि 70 साल बाद दुनिया में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इंडिया में क्या क्या हो सकता है, इसलिए उन्होंने बोला भाई इसके ऊपर सरकार ठेका नहीं ले सकती, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगी। तो जो काम अलग अलग स्टेट्स में हो सकते हैं एफिशिएंटली, कोई स्टेट बहुत रईस होंगे, कोई गरीब होंगे, वो अपने हिसाब से देख लो। अभी एक बात आपको और अच्छी मैं बताऊंगा इसमें, तो इसको डीपीएस में डाल दिया गया। अब इंडिया में बच्चों अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम ना होता, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता, क्या होता, प्रेसिडेंशियल, तो वहां डीपीएसपी तो शायद होता ही ना। वहां सब कुछ क्या होता, फंडामेंटल राइट्स, या सब कुछ क्या होता, डीपीएसपी। तो क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम चलता है, सेंट्रल अलग है और स्टेट मतलब लिखित में, बट वैसे तो भाई हम साथ साथ हैं। इज दैट क्लियर? यूपी का इलेक्शन होता है तो मायावती चली जाएंगी अखिलेश यादव के अगेंस्ट, अखिलेश यादव चले जाएंगे मायावती के अगेंस्ट, बट जब सेंट्रल इलेक्शन होगा तब सब जुड़ जाएंगे। तो जब महाराष्ट्र में आपदा आई, कसाब चाचू ने अटैक किया, तो भाई एनएसजी कमांडो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भेजे थे ना। इज दैट क्लियर? तो हम कहने को लिखित रूप से फेडरल है, बट काम हमारा यूनिटरी है। लाख भाई बहन की कितनी लड़ाई हो जाए, बट रक्षाबंधन वाले दोनों दिन एक हो ही जाते हैं। इज दैट क्लियर? यूनिटरी इन कैरेक्टर। तो ये बात समझ में आ गई? तो ये जो आपको दवा इंडिया की दुकानें या आयुष योजना या आप मेडिकल कॉलेज वगैरह सरकारी हॉस्पिटल जाइए, 1 रुपए की पर्ची कटे, किस्मत साथ दी तो ठीक, नहीं तो आदमी कट लेता है। व्हाट इट क्लियर? वहां पे आपका अल्ट्रासाउंड 500 रुपए में, एक्सरे 250 रुपए में, सीटी स्कैन 200 रुपए में। बाजार में क्यों इतना महंगा है? यहाँ पे फंड सरकार से आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है एम्स का एस्टैब्लिशमेंट हम कर देंगे, बट बाकी अपने स्टेट में इस तरह के अस्पताल आप खुद खोलिए। तो जैसे यूपी में एसजीपीजीआई है, तो वो सब डीपीएसपी में आ जाता है। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आजकल रोड वाइडनिंग का काम पूरे इंडिया में चल रहा है। अगले 50 साल की प्लानिंग है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सड़क पे एडजस्ट कैसे होगी। सुनाई पड़ी बात? कुछ जगह तो पेड़ दनादन काटे जाने से गाजर मूली काट रहे हैं। इसको लेकर कुछ लोग पहुंच गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर पाएंगे, प्लीज गो टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने बोला भाई जितना पेड़ काट रहे हो 10 गुना लगाओ, नहीं तो हम आपको रोड वाइड करनी नहीं देंगे। कोई हाई कोर्ट के जज साहब देखने आ रहे हैं? बस बोल दिया है, देश चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन। So children, laws enacted and adopted to implement DPSP: Legal Service Authority Act, Child Labor Prohibition, Wildlife Protection, Equal Pay for Equal Work, Right to Free and Compulsory Education, Environment Protection Act and Minimum Wages. Certain are there, मैंने अभी इनके नाम लिए थे। तो अगर आप बिलोंग करते हैं बच्चों बिलो पॉवर्टी लाइन को, आपकी पेरेंटल इनकम शायद 75,000 रुपए है, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, इससे कम है, तो आप बीपीएल को बिलोंग करेंगे और आप अपने स्कूल में फोकट की पढ़ाई कर सकते हैं। और जहां तक ये न्यूट्रिशन की बात है, हमने एमडीएम सुना है बच्चों, मिड डे मील। नॉनवेज अरहर की दाल मिलती है कभी कभी, अरहर की दाल में छिपकली मर जाती है समटाइम्स। ओके, तो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट भी इसी में है। तो ये बात समझ में आ गई, कौन सी चीज डीपीएसपी में, कौन सी फंडामेंटल राइट में, जिसकी ठेकेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बोला तुम कार्यवाहक हो, इट इज एफआर, फंडामेंटल राइट, एंड दैट फॉर विच सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक्स वी कैन नॉट सपोर्ट दिस। भैया अलग अलग स्टेट में कानून बना लो, जरूरत पड़ेगी तो हम भी बनाएंगे, बट बाय डिफॉल्ट हमने ठेका नहीं लिया आपका। तो पापा मम्मी ने आपका ठेका 25-26 साल तक की उम्र में लिया है। फंडामेंटल राइट। शादी हो गई, भैया तुम जानो, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं तो अपना समझो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, दैट इज डीपीएस। तो अब किसी घर में लड़ाई हो जाए बहू आने के बाद तो बोलिएगा क्या हुआ, फंडामेंटल राइट से डीपीएसपी हो गया तुम्हारा। चलिए, हाँ वो देखना पड़ेगा। व्हाट इट क्लियर? सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह भी बच्चों बनाए गए। 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट में आया था। 2002 के बाद राइट टू एजुकेशन इसमें ऐड हुआ। 6 से 14, मैंने गलती से 8 साल बोल दिया था। तो छठी क्लास में बच्चा होता है कब, फर्स्ट, और यहाँ पे कब होता है 8th।
फर्स्ट से 8 तक की पढ़ाई की सरकार ने जिम्मेदारी कानून के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी है। फंडामेंटल राइट माना अब जाता है इसको बच्चों। था ये डीपीएसपी में, कहा था? डीपीएसपी में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कुछ डीपीएसपी के देखे बच्चों, तो उन्होंने बोला कि भाई इसको डीपीएसपी से अलग करो और कहां ले जाओ? फंडामेंटल राइट में। तो कुछ चीजें बच्चों को डीपीएसपी से उठा के कहां ले आए? फंडामेंटल राइट में। तो शादी हो गई, लड़का बड़ा गिरा हुआ टाइप का था, अपनी बीवी को बहुत परेशान करता था। तो लड़के के पिता ने, मतलब बहू के ससुर ने सोचा कि मैं अपने लड़के को ही घर से बेदखल कर देता हूं। समझ में आ गया? तो लड़के को बाहर निकाल दिया और बहू को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहू आई तो दूसरे घर से थी, बट अब बेटी बन के रह रही है। तो बहू थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट बन गई फंडामेंटल राइट। समझ में आ गया भाई? ज्यादा और पटर पटर करने की जरूरत तो नहीं है। ये एमसी मेहता वाला केस बहुत अच्छा है, किसी क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ, परेशान मत होइएगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? और तीसरा चिल्ड्रन, राइट टू फ्री लीगल एड। तो अगर आपके पास वकील नहीं है और सरकार को लग रहा है देखकर कि अगर आपका केस नहीं सुना गया बहुत ज्यादा आपके साथ अन्याय हो जाएगा, तो इसको डीपीएसपी ना मान के फंडामेंटल राइट मान लिया गया। तो भाई मैं उम्र पार कर गया, कमाने लग गया, बट मेरे पापा जब तक अलाइव थे यूज्ड टू से, भाई घर के सारे खर्चे मेरे ऊपर होंगे, तुम अपना कमा रहे हो बस सेव करते जाओ, अपना कमा रहे हो बस सेव करते जाओ। बट वंस अपॉन अ टाइम वी थॉट टू बाय अ न्यू कार इन द फैमिली। ओल्ड कार वॉज सोल्ड ऑफ एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 50,000। तो मैंने कहा पापा नई कार खरीदनी है। कह रहे हाँ ठीक है तो खरीद लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब आप पैसा नहीं देंगे, मैं अड़ गया, मैं ही पैसा दूंगा। उन्होंने कहा मेरा तुम्हारा कुछ बटा है क्या? मैंने नहीं, कुछ नहीं बटा है। मेरे को अपने ऊपर दलिद्रापा महसूस होता है। मेरी बीवी क्या सोचेगी, जिंदगी भर पापा के टुकड़ों पे ही पल रहे हैं। कह रहा है हे भगवान कुछ नहीं बटा यहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं मैं दूंगा पैसा। कह रहे अच्छा तुम एक काम करो, ये जो पुरानी गाड़ी बिकी है इसका तुम 50 मेरे से ले लो, बाकी तुम अपने पास से मिला लो। मैंने कहा चलिए ठीक है। समझ में आ गया? तो थी तो मेरी जिम्मेदारी, भैया परिवार को मैं सपोर्ट करूंगा व्हेन दे ग्रो ओल्ड। तो था ये डीपीएसपी, बट उन्होंने बबुअख्तर पाला जब तक वो जिंदा थे। तो क्या समझ के रखते थे? फंडामेंटल राइट। इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? तो बचपन में जब आप क्लास 1 में रहे होंगे, होमवर्क आपको करना है और मम्मी को सिखाना है कैसे करना है, या मम्मी होमवर्क कर दे? मम्मी को सिखाना है ना, होमवर्क आपको करना है, फंडामेंटल राइट। मम्मी आपको सिखाएंगी डीपीएसपी, तो मम्मी का सिखाना डीपीएसपी और आपका होमवर्क करना फंडामेंटल राइट। बट कभी कभी मम्मी किट्टी पार्टी में जाना है और कह रही काम ज्यादा है स्कूल का और काम तेज करा, मम्मी खुद ही आपका काम कर देती थी गंदी संदी हैंडराइटिंग में। तो मम्मी ने डीपीएसपी को क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट बना दिया। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? चलिए, तो इसी के साथ हमारा डीपीएसपी होता है कंप्लीट। डिफरेंस सबको समझ में आ गया बच्चों? एक बार आपको बता भी देता हूं झटपट। ये पार्ट 3 में है और ये पार्ट 4 में। पहला पॉइंट ले लीजिए। दूसरा, ये 12 से 35, ये 36 से 51। इजी है सर। 1 से 12 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और है उसके अंदर। ये ऐसे हैं जो गारंटी किए गए हैं। देखिए मैं बातें बोल रहा था, लोगों को मेरी बात पे विश्वास पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। गारंटी किए गए हैं, बट यहां पे गारंटी नहीं है भैया कानून बना लो, भैया कानून बना लो। पापा ने कहा मैं तुम्हारी शादी में खर्चा करूंगा, लड़कों को उनके पिताजी ने बोला मैं तुम्हारी शादी में खर्चा करूंगा, जब चाहे तब शादी कर लो, फंडामेंटल राइट। लड़की अपनी पसंद कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं तो हम पसंद कर लें, डीपीएसपी, बट खर्चा तो मैं ही करूंगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दूसरी बात सुनिएगा, मेरी पसंद की हुई लड़की को बहू बनाओगे तो खर्चा मैं करूंगा, बहू भी फंडामेंटल राइट, खर्चा भी फंडामेंटल राइट। अपनी पसंद से लाओगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, डीपीएसपी। ओके, एग्जाम में ना लिख के चले ना बहू वाला एग्जाम्पल, अंडा मिलेगा। ये है सिविल एंड पॉलिटिकल और ये है सोशल एंड इकोनॉमिक। तो ऐसे याद करिएगा, CPSE, कपसी, खाना खा के कब्जी हो जाते हैं, कपसी हो गया ये। फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स लीगली, ये एनफोर्स नहीं हो सकते, बस इनके ऊपर कानून बन सकता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट बच्चों यूएसए से आया और डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? स्पेन से। तो आप ये मान सकते हैं कि यूएस में डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, और जहां पे भी प्रेसिडेंशियल होगा ना वहां एक भैया तो ठेका लोगे सबका या तो नहीं लोगे, इज दैट क्लियर? बट जहां पे बाय कैमरल है, कुछ चीजों का हम ले लेते हैं ठेका, कुछ का अपना समझ लो। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए, तो आई होप सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। पकाऊ तो नहीं था? चलिए,